सीडीओ के अंदर एक नई वीडियो के साथ मैं आपको वेलकम करूंगा। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो ये कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट जो हैं, अगर वो यूएसएम में स्टेप वन करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या एडवाइस है, उनको किस तरह से शुरू करना चाहिए। व्यूअर्स, मैं एक दो चीज़ें बताऊं कि ये मेरी एक ओपिनियन है, मे बी लोगों का आइडिया से डिफर करे, बट आई थिंक ये मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होगी। व्यूअर्स, जब बच्चे फर्स्ट ईयर में एनरोल होते हैं तो उसमें क्या होता है कि उनके जो मोटिवेशन का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो अपने कॉलीग से, अपने सीनियर से सुनते हैं कि यूएसएमएल स्टेप वन का एग्ज़ाम है, यूएस के लिए बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, सारी चीज़ें। मैं हर एक को रिकमेंड करूँगा कि यूएसएमएल स्टेप वन की प्रेप ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज़ एग्ज़ाम से ज़्यादा ये एक जर्नी है जो आपको एजुकेशन और आपके जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करवाता है रिगार्डिंग जो है मेडिसिन और जो है सारी पैथोलॉजी उससे। तो इसलिए मैं इस चीज़ को रिकमेंड ज़रूर करूँगा हर एक को इसके लिए स्ट्रगल करने चाहिए, क्योंकि जब आप इसके लिए जब आप व्हेन यू एम फॉर द मून यू लैंड अमंग द स्टार्स वाली एग्जांपल है कि आप जब हाई अचीव करने की कोशिश करते हैं तो यानी कि वर्स्ट वर्स्ट दैट कुड हैपन। जब आप यूएसएमएल की तैयारी करोगे तो ये होगा ना, आपको लेसन ही आप सीखेंगे ना कुछ ना कुछ। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा। लेकिन होता है क्या है कि क्योंकि यूएसएमएल स्टेप वन की तैयारी एक मैराथन है, एक लंबा जर्नी है, तो क्या होता है कि बच्चे फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है अपनी एनर्जी लूज़ कर देता है। मैंने ये बहुत देखा है कि बहुत सारे बच्चे थे जो यूएसएमएल स्टेप वन फर्स्ट ईयर में यूएसएमएल स्टेप वन की तैयारी कर रहे थे, कैपलान पकड़े, उन्होंने सारी बुक्स पकड़ के बहुत ज़्यादा कोशिश की, बट टुवर्ड्स द एंड, टुवर्ड्स द फाइनली उनकी मोटिवेशन इतनी ख़त्म हो गई कि उन्होंने ऑल टुगेदर यूएसएमएल स्टेप वन का प्लान ही ख़त्म कर दिया, उन्होंने छोड़ ही दी तैयारी। तो मैं इस चीज़ के लिए कहूँगा कि आपको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना है कि आप अब ऐसा ना हो कि अभी सारी एनर्जी लगा दें और बाद में आप बिल्कुल ही जो है ना ऑल टुगेदर छोड़ दें। क्योंकि आप जब बीएसएम में स्टेप वन की तैयारी करेंगे उसको एक क्राइटेरिया होता है कि आपको ना एक सर्टिफिकेट सबमिट करवाना पड़ता है कि आपका ना जो प्री क्लिनिकल जो है ना प्री क्लिनिकल ईयर्स आपके जो हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हुए हैं। तो इसमें यह है कि मिनिमल रिक्वायरमेंट कि आप एनरोल्ड हैं और कंप्लीट द बेसिक मेडिकल साइंस पोर्शन। तो वो आपका प्री क्लिनिकल ईयर जो है, अभी जब जिन मेडिकल स्कूल्स के अंदर मॉड्यूलर सिस्टम अभी शुरू नहीं हुआ, उनके अंदर तो आई थिंक उसके उसके अंदर ये होता है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपको एनाटमी, फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी वगैरह जो है ना पढ़ाते हैं। तो उसमें होता है कि एटलीस्ट फोर्थ ईयर तक जाके ये जो बेसिक साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो जब तक आप फोर्थ ईयर नहीं क्लियर करते आपको यूएसएमएल स्टेप वन के लिए एलिजिबल होते नहीं। ये बेसिकली मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आई मे बी अभी अभी गाइडलाइन चेंज हो गई हो या कोई वे अराउंड हो जिसमें ये हो कि बच्चे पहले देते हैं, बट बेसिकली यही चीज़ होती है कि आपको फोर्थ ईयर तक क्लियर करना होता है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में सारी तैयारी कर छोड़ेंगे, आप सारी एफर्ट डालेंगे, लेकिन जब आपको पता लगेगा कि आप फोर्थ ईयर तक जाके एग्जाम देना, इतना डिले देना, तो फिर आप जब एकदम से छोड़ते हैं सारी चीज़ें तो फिर वो आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। और फिर जब भूलना शुरू होती हैं तो फिर आप जब आपको फोर्थ ईयर में जाके दोबारा जीरो से शुरू करना पड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को जो है ना एड्रेस करते हुए मैं ये कहूँगा कि लेट्स से आप जब शुरू कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या एडवाइस है। फर्स्ट ईयर के लिए मैं एडवाइस करूँगा कि आप जो है ना, आप कोई भी लेक्चर्स लें, आप पैथोमा सुनना शुरू करते हैं, वेल एंड गुड, आप पैथोमा सुने। बी अगर आप सुनना चाहते हैं तो आई वुड से कि आप माइक्रोबायोलॉजी जो एंटी माइक्रोबियल्स है ना यहाँ से शुरू करें। वाई एंटी माइक्रोबियल्स? क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स है ना, वो आप जब भी देखेंगे, जब आप अपनी फोर्थ ईयर क्लियर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स बेसिक सेल के जो है ना प्रोसेसेस उनको हॉल्ट करते हैं। तो अब आपने जब फर्स्ट ईयर करके आए हैं तो आपकी बेसिक जो है ना, आपके सेल साइकिल किस तरह से काम करता है वो आपको बहुत ज़्यादा फिंगर टिप्स पे होंगे। तो जब आप यहाँ से शुरू करेंगे ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ के हवाले से बहुत अच्छी होगी। फर्स्ट ईयर में आके आप एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब तो नहीं करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि आपके सामने जब भी अमॉक्सिसिलिन की बात आएगी या जो है क्लेवलिनेट के साथ आएगी बात, क्लेवलिनिक एसिड के साथ जब बात आएगी, तो आपको ये चीज़ ना, आई वुड से कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए कि एक्चुअली हम एंटीबायोटिक कौन सी दे रहे हैं, हम किस स्पेक्ट्रम को कवर करें, क्योंकि उस टाइम आप क्लिनिकल नहीं पता आपके रिलेटिव्स में वो जब भी बात करिए। तो ये देखिए कि पेनिसिलिन, अमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन। अब मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि फर्स्ट ईयर के अंदर जब आप पढ़ रहे हैं आप अपना, क्योंकि एक बात ये है कि आप अपना आपका बेसिक जो कोर्स है उसको कवर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के इनिशियल ईयर्स के बाद आप अपनी जो कोर्स है उसको आप इन डेप्थ कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे, आपको कभी भी टाइम नहीं मिलेगा। तो जो फिजियोलॉजी या
बायोकेमिस्ट्री आप फर्स्ट ईयर में अच्छी तरह से उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकते हैं, आपको वो डेफिनेटली करनी चाहिए। बेशक वो इतनी डीपर अंडरस्टैंडिंग आपको यूएसएम में काम नहीं आएगी, लेकिन जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है वो आपको इन चीज़ों को अब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपने कोर्स से बिल्कुल हट के ना करें, बट साइड बाय साइड आप ये करें कि एंटीबायोटिक्स को अंडरस्टैंड करना शुरू करें, इनको पढ़ना शुरू करें। आप पढ़ेंगे पेनिसिलिन जी जो उनसे वो सेल वॉल को रोकती है, आपने सेल वॉल का पढ़ा है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एफएससी में और या ए लेवल्स में आपने पढ़ा है। अब आपको यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर देखिए किस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, किस तरह किन किन चीज़ों को रोकती है। पेनिसिलिन जो है किन डिजीज़ के लिए दी जाती है, कौन से कवर करती है, कौन सा स्पेक्ट्रम कवर करती है, किसके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्या रिएक्शंस हो सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपने इनको समझना है, आपको याद नहीं होती कोई मसला नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए ताकि आइंदा कभी भी आपके सामने पेनिसिलिन की बात हो तो आपको समझ आए कि क्या बात करें। फ्लोरोक्विनोलोन्स बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में यूज़ होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि डीएनए गायरेज को ही रोकती हैं। इस डीएनए गायरेज का क्या काम है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आप फर्स्ट एड के वापस जा सकते हैं। उसमें पुराने जो लेक्चर्स जहाँ पे ये ट्रांसलेशन हो रही है डीएनए की, जो जो रेप्लिकेशन हो रही है, आप उसको स्टडी करें, आपको वहाँ से उसका थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। बट अगेन मैं कहूँगा कि इसको रट्टा मारने के या याद करने के लिए आपको ना करें। जस्ट गेट द आइडिया, गेट द कॉन्सेप्ट्स। इफ़ यू वांट टू मेक नोट्स, अपने नोट्स लें, लेकिन क्योंकि अगर आप ये 2024 वाला एडिशन फर्स्ट एड का आप कर रहे हैं तो आप जब अपना एग्ज़ाम देंगे तब नया लेटेस्ट एडिशन आएगा। तो ऐसे नोट्स बनाएं जिनको आप कॉपी कर सकते हो, जिनको आप बाद में अपनी इसके ऊपर एनोटेट कर सकते हैं। लेकिन मैं अगेन ये कहूँगा कि जो आपकी बायोकेमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है उसके ऊपर से इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे एनोटेट ना करें, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन आप जो वहाँ से इन्फॉर्मेशन आप डिटेल्स ऐड करेंगे ना, उनका आपको बेनिफिट यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि ये सेमेस्टर अपन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं चीज़ें इसमें। तो इसलिए आपने ये करना है कि आपने ज़्यादा एनोटेशन नहीं करनी, लेकिन स्टिल अगर आपको नोट्स की ये लगता है कि आप स्टिकी नोट्स लगाएं, कोई ऐसी चीज़ लगाएं जो आप बाद में ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी न्यू एडिशन ऑफ बुक्स पे। ठीक है, तो ये चीज़ आ गया। आप जब ये करेंगे, सारी एंटीबायोटिक्स कवर करेंगे, आपको इसमें समझ आना शुरू होगी थोड़ी थोड़ी। कुछ नहीं याद हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी आपके पास टाइम है आप उसको यूटिलाइज़ करके अपने जो बेसिक्स है उसके साथ रिलेट करें, इन कॉन्सेप्ट्स को कंसोलिडेट करें, क्योंकि ये चीज़ें जो यूएस मिनिस्टर अकाउंट में बहुत पूछी जाती हैं, और एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है, आपको आती हैं इसके अंदर। कुछ स्पेशल प्रोसेसेस होते हैं सेफ्लोस्पोरिन का, आप बाद में रियलाइज़ करेंगे कि पेनिसिलिन के अंदर जिन चीज़ों जो पेशेंट्स पेनिसिलिन को एलर्जिक होते हैं वो सेफ्लोस्पोरिन से भी जो है एलर्जिक होते हैं, तो आपको चेंज करने पड़ते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स में आप देखिए डाइसल्फाइड रिएक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको बाद में जो है ना इस चीज़ को आपने हाईलाइट कर लें, या इसको है डाइसल्फाइड रिएक्शन को पढ़ें कि ये क्या है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी अच्छा ये क्या है, और फिर उसके बाद आपको ये रिलेटेड किसी टाइम पे काम आएगी। तो ये आ गया इस तरह। ये तो एडवाइस होगी मेरी फर्स्ट ईयर के लिए कि वो इस तरह से शुरू करें कि अपने बेसिक्स को पढ़ें, और बेसिक्स के साथ साथ एंटीबायोटिक्स को शुरू करें और इनको आपस में को रिलेट करें कि ये किस तरह करती हैं। एंटी फंगल में आएंगे, एंटी फंगल में भी आप आएंगे कि बेसिक सेल के जो प्रोसेस हैं उन्हीं को ये एंटी फंगल भी जो उनसे हॉल्ट करती हैं, तो आप उनके साथ रिलेट कर सकते हैं। जब आपका ये एंटीबायोटिक का काम कवर हो जाएगा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बैक्टीरिया के ऊपर जाएं, या मैं उससे बेहतर है आप पैरासाइट्स को पढ़ें। पैरासाइट्स की पैथोलॉजी जो है डिजीज़ हैं उनको आप पढ़ें, उनके आप फ्लैश कार्ड बनाना चाहते हैं फ्लैश कार्ड बनाएं, उनको आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, उनके ऊपर से उनको जो है रिवाइज करें। इसमें ये होगा कि बहुत सारे बच्चों के अंदर ये भी होगा, जब वो तैयार करेंगे तो दे वुड हैव दिस टेंटेशन कि वो हर चीज़ को जो है ना वो नोट डाउन कर लें, हाईलाइट कर लें या याद करें। ऐसा आपने नहीं करना, आप उसके लिए मेलमन नोट्स के हेल्प ले सकते हैं, आप उसके जस्ट गो थ्रू करें, आपको रियलाइज़ हो जाएगा कौन सी चीज़ें जो हाई यील्ड हैं, कौन सी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको हाईलाइट करना है, जो याद करना है, तो हर चीज़ को याद नहीं करना। नाउ कमिंग टू द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर को मैं रिकमेंड करूँगा कि वो एंटी फंगल से शुरू करें। एंटी फंगल्स में भी आपने शुरू करना है, जब आप एंटी फंगल से सॉरी सेकेंड ईयर को मैं कहूँगा कि वो यहाँ से शुरू करें, लाइसोसोमल स्टेरॉयड डिजीज़ है, बिकॉज एट दिस पॉइंट आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, आप बायोकेमिस्ट्री को या पढ़ रहे हैं अच्छी तरह कर रहे हैं। लाइसोसोमल स्टेरॉयड डिजीज़ का व्यूअर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती हैं टिल दी एंड। तो आपको ना इनकी अंडरस्टैंडिंग बेसिकली लेनी है, इनके नमोनिक्स बनाएं, इनकी वीडियोस देखें, लेक्चर्स देखें, जो भी आप कर सकते हैं, बट यू हैव टू हैव दीज कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टूड, यू नो लाइक फिंगर टिप्स पे आपको ये आने चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या डिफरेंस है। एट दिस पॉइंट आपको समझ आएगी नहीं, बट
टेक एज मच हेल्प एज यू वांट। आप वीडियोस देखें, लेक्चर्स देखें, यूट्यूब पे वीडियोस देखें, लेकिन वो सारी चीज़ें करके इनके बारे में आपको एक बहुत लाइक क्लिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फेब्रिक डिजीज है, अल्टीमेटली आपको फ़ौरन क्लिक होनी चाहिए कि जो है सेरेब्राइट हेक्सोसाइड जो है ये इसके जो है एक्यूमुलेशन होती है, कौन सा एंजाइम डिफिशिएंट होता है, ये आपको फौरी तौर पे आने चाहिए। फिर इसमें चेरी रेड जो है, किन दो डिजीज़ में चेरी रेड आता है, किन में, और उन दोनों के डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, ये आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि किस तरह से। इसके लिए आप लेक्चर सुने, वो चीज़ें ये करने के साथ साथ जैसे ये आ गई, फिर उसके बाद ये ना, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के एंड पे काफ़ी डिजीज़ हैं जो आपको आई थिंक कि बहुत ज़्यादा आनी चाहिए। ये फेमिलियर डिस्प्ले जो है डिस्लिपिडीमियाज, ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया, इनके बारे में बहुत क्वेश्चन आ रही है आपको। मैं कहूँगा कि हाईली मैं रिकमेंड करूँगा कि इनको आप पढ़ें, इनके अंदर अंडरस्टैंड करें कि कौन सी हेट्रोजाइगस है तो कितना कोलेस्ट्रॉल होता है, होमोजाइगस है तो उसमें कितना कोलेस्ट्रॉल होता है, ये चीज़ें अंडरस्टैंड करें। किस तरह से प्रेजेंट करती हैं, इसके लिए आप और वीडियोस देखें, डिटेल में पढ़ें। लेकिन यह है कि बाय जब आप फोर्थ ईयर में जब इन चीज़ों को दोबारा शुरू करेंगे तो आपको ये बहुत इजीली आपको ये याद हो, तो आपको जो क्या होगा कि स्टेप टू का जो स्टेप वन की जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है, और मैं अगेन ये कहूँगा कि आपका जो सिलेबस कोर्स जो आपका कवर कर रहे हैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें। वो जो आपके टॉपिक्स हैं उनको अच्छी तरह पढ़ें, और मेडिकल में जो भी आप टॉपिक कवर करेंगे उसको पढ़ने का सबसे और याद करने का सबसे अच्छा रूल ये है कि उसकी पैथोलॉजी को देखें। जहाँ पे भी डिजीज़ प्रोसेस का नाम आ जाए, उसको अंडरस्टैंड करें कि डिजीज़ प्रोसेस कौन सी है। वो आपका जो है ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है। तो आपने ये देखना कि कौन सी डिजीज़ की बात करें, उस डिजीज़ का मैकेनिज्म पढ़ें, उसका जो है इनहेरिटेंस पैटर्न पढ़ें, और उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ें। तो अगर आप ये चीज़ें कवर कर लेंगे तो मैं आपको इस चीज़ में श्योर करवाता हूँ कि जब आप पहुँचेंगे अपने फोर्थ ईयर में या एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचेंगे तो आपकी जो स्टेप उनकी प्रेप का टाइम है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। हो सकता है आप बाय जैसे ही आप अपना फोर्थ ईयर का एग्ज़ाम देंगे आप उसके फ़ौरन बाद स्टेप वन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। ये मेरी एडवाइस है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए। इसी तरह की चीज़ें थर्ड ईयर पे भी अप्लाई हो सकती हैं। थर्ड ईयर इज़ वेरी आइडियल टाइम अगेन प्रिपरेशन करने के लिए। आपके साथ फार्माकोलॉजी आ जाती है। अगर आपने सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में ये फार्माकोलॉजी को अच्छी तरह से अपने सिलेबस के कोर्स के अलॉन्ग कवर कर लिया होगा, और आप जब ये एंटीबायोटिक्स के प्रोसेस को समझ चुके हैं और उसके साथ आप अपनी फिजियोलॉजी को अच्छी तरह अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कवर कर चुके हैं तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। और अगेन मैं ये चीज़ें कहूँगा कि इनका आपके प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा जो हैं वो प्रिस्क्राइब की होती हैं, तो आप जब ये पढ़ रहे हैं तो आपको खुद भी इंटरेस्ट डेवलप होगा कि अच्छा कौन से एंटीबायोटिक दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं, किस एंटीबायोटिक का जो है वो क्या कहते हैं जो है वो रोल अच्छा है, ज़्यादा रोल है, इफ़ेक्टिव है, क्यों। और आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि किसी पॉइंट पे जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो जजमेंट है वो नहीं भी ठीक, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एंटीबायोटिक्स के स्पेक्ट्रम्स का पता नहीं होता, और वो जो है ना ट्रेंड जो चल रहा था उसको फॉलो करते हुए वो एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर रहे थे। तो व्यूअर्स ये मेरी एक छोटी सी गाइड है। आई होप कि आप लोगों को हेल्प हुई है, थोड़ा सा पसंद आएगी। वीडियो में थोड़ी सी रिडंडेंसी आ गई, लंबी होगी वीडियो, बट मेरा होता है कि जितनी हो सके एडवाइस मैं दे दूँ। ये सारी चीज़ें, बाकी कुछ चीज़ें तो आप कमेंट्स में लिखें, मैं इंशाल्लाह उसके आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। बट आई होप कि मैंने काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई की हैं बच्चों के लिए। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।